Okay, good morning students. Today's topic is Union and its territory, part 1 of the Constitution of India. So let's get start with the topic Union and its territory. मतलब संघ और इसके राज्य क्षेत्र, इसकी हिंदी क्या है? संघ और इसके राज्य क्षेत्र। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 1 को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशंस में कितने पार्ट हैं? पार्ट 22 है और आर्टिकल 395 प्लस है, जो कि वास्तविक फॉर्म में देखा जाए इन रियल मैनर में तो राइट नाउ 25 पार्ट्स एज वेल 470 आर्टिकल्स हैं। इज दैट क्लियर? तो आज हम आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक पढ़ेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 1 में है। इनको पढ़ने से पहले एक मूल मंत्र जरूर देना चाहूँगा, और वो मूल मंत्र ये है सक्सेस का। सक्सेस इन द सेंस, जस्ट सपोज अगर आप एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, एक IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं, या जुडिशरी एग्जाम में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो प्राइमा फेसिया जो टारगेट है, वो टारगेट कभी भी प्रीलिम्स एग्जाम नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम जब देते हैं तो कॉम्पिटिटिव में कंपटीशन में जैसे IAS का एक जो एग्ज़ाम होता है, तो जो UPSC IAS का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो 3 फेज में कराती है। और वो 3 फेज क्या है? प्रीलिम्स एग्जाम्स और मेन देन इंटरव्यू। तो आपकी जो तैयारी है कभी भी प्रीलिम्स के लिए नहीं होनी चाहिए। किसके लिए होनी चाहिए? मेन के लिए होनी चाहिए। अगर आप मेन एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। इज दैट क्लियर? अब मेन की तैयारी करने के लिए प्रीलिम्स और मेन में बेसिकली अंतर क्या है? तो देखा जाए बहुत बड़ा अंतर है। वो इतना बड़ा अंतर है जैसे कि घर का आंगन और खेल का मैदान। मतलब घर के आंगन और खेल के मैदान जैसा अंतर है। अगर प्रीलिम्स घर का आंगन है तो मेन एग्जामिनेशंस क्या है? ये एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है। और इस खेल के मैदान में खेलने के लिए आपको डे 1 से प्रिपरेशन करनी होती है। और डे 1 से प्रिपरेशन करने के लिए इसका एक मात्र मूल मंत्र है, और वो मूल मंत्र है जो फंडामेंटल की है। मूल मंत्र इन द सेंस फंडामेंटल की। फंडामेंटल की इज दिस कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। यू शुड हैव वेरी गुड राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आपके पास अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस है, आप अच्छा बैलेंस आंसर लिखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और न्यूज़पेपर जो पढ़ने की का आर्ट है, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जो ये पढ़ना है आपको, तो इसको जो है इसके एडिटोरियल्स को जरूर पढ़ें। अब कौन किसके साथ भाग गया, किसने किससे शादी कर ली, ये सब हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। राइट? जैसे कि आमतौर पर स्टूडेंट्स को अगर न्यूज़पेपर दे दो, और ख़ास तौर से हाई स्कूल इंटरमीडिएट का विद्यार्थी हो, तो वो सबसे पहले पेपर में देखता है पड़ोस की लड़की किसके साथ निकल गई। ठीक है? तो कौन लड़की किसके साथ निकल गई, किसकी बीवी किसके साथ चली गई, ये हमें नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना क्या होता है? बेसिकली एडिटोरियल्स पढ़ने होते हैं, और नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज क्या चल रहे हैं, जो करंट इश्यूज है, नेशनल इश्यूज हमारे क्या हैं और इंटरनेशनल इश्यूज क्या हैं। और बॉलीवुड में क्या पढ़ना होता है? किस फिल्म को कौन सा अवार्ड मिला। राइट? किस फिल्म को मिला, किस एक्टर को, किस एक्ट्रेस को क्या मिला। तो इस तरीके से उनका अवार्ड के बारे में पढ़ना होता है हमने। तो आज के लिए इतना ही। बाकी रोज टिप्स देते रहेंगे कि कैसे पढ़ाई करें, कैसे ना करें, और क्या क्या तैयारी करें। अब हम सीधे टॉपिक पर आते हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो
यहां पर आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये क्या कहता है? आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है, आर्टिकल 1 दिस स्टेट्स दैट इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत, इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत इज अ स्टेट ऑफ यूनियन। इसमें बस यही लिखा है, इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब हमने यूनियन को सिंगल कोटेशन साइन से क्लोज कर दिया और अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि जब हम कभी यूनियन पर डिस्कशन करेंगे तो फिर हमें फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन पर भी डिस्कशन करना होगा। इज दैट क्लियर? अब यहीं से आर्टिकल 1 से ही हम यूनियन, फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन पर भी डिस्कस करेंगे। और बेसिकली वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम समझने की कोशिश करेंगे, वी विल try to understand what is union, what is federation and what is confederation. Is that clear? So in article 1 India that is called Bharat, India जिसे भारत कहा जाता है, right, is a union of states, मतलब राज्यों का एक संघ है, राइट और ये वर्ड यूनियन जो वर्ड है ये भारत को क्या बनाता है? एक सेंट्रलाइज पावर बनाता है। इज दैट क्लियर? और यूनियन हैज द राइट टू डिसाइड इट्स बाउंड्रीज नेम विद इन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। यूनियन का मतलब यहां पर पार्लियामेंट से है, मतलब हमारे जो संसद है उसको ये अधिकार है कि इंडियन टेरिटरीज के अंदर वो नए राज्यों का भी निर्माण कर सकता है। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश से एक पार्ट अलग करके उसको उत्तराखंड बना दिया, तो ये पावर कहाँ पर था? ये यूनियन में है। यूनियन इन द सेंस पार्लियामेंट में। तो हमारी जो पार्लियामेंट में जो है ज़्यादा पावरफुल होती है। हमारे यहाँ यूनियन जो संघ सरकार होती है, केंद्र सरकार जो होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होती है। यद्यपि जो है स्टेट और सेंटर्स के पावर्स डिवाइडेड है कि स्टेट क्या कर सकता है, सेंटर क्या कर सकता है, लेकिन सेंट्रल जो है हमारे यहाँ ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो लॉ पार्लियामेंट में बनता है वो ऑल ओवर इंडिया एक्सटेंड होता है, मतलब पूरे भारत पर वो लागू हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो यूनियन मतलब यहाँ पर यूनियन का मतलब है कि जो केंद्र है हमारा, जो संघ सरकार है, संघ सरकार का मतलब केंद्र सरकार है या पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को विद इन इंडियन टेरिटरीज मतलब भारत राज्य क्षेत्र में, पूरे भारत में किसी भी राज्य की सीमा को बदल देने का अधिकार है, किसी भी राज्य का नाम बदल देने का अधिकार है, उसकी सीमाएं निर्धारित करने का मतलब उसकी बाउंड्रीज डिसाइड करने के का सोल राइट है किसके पास? पार्लियामेंट के पास, राइट। तो यहां पर यूनियन, और अब यहां पर यूनियन को अच्छी तरीके से समझ लें। यूनियन क्या है? बेसिकली इट इज सच अ पिक्यूलियर बॉन्ड, ये एक ऐसा बंधन है जिससे लोग बन तो सकते हैं बट इससे सेपरेट कभी नहीं हो सकते हैं। मतलब जो एक बार यूनियन में आ गया वो यूनियन से अलग नहीं जा सकता है। तो एक तो यहां पर क्या है? पिक्यूलियर बॉन्ड है ये, जो कि वन वे ट्रैफिक की तरह काम करता है, जहां पर आने का प्रोविजन तो है बट वापस जाने का नहीं है।
मतलब एक बार जो इस यूनियन से जुड़ गया, राइट, वो इस यूनियन से अलग नहीं हो सकता है। एक पॉइंट ये है। इसकी दूसरी विशेषता है वी हैव सिंगल सिटीजनशिप। हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। यूनियन में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का हो या मध्य प्रदेश का हो या उत्तर प्रदेश का हो, उनके पास स्टेट की सिटीजनशिप नहीं होती है, यूनियन की सिटीजनशिप होती है। जब हमसे पूछा जाता है किसी भी एग्जामिनेशंस में मतलब आपकी जो है सिटीजनशिप क्या है, तो हम क्या लिखते हैं? इंडियन। नागरिकता की जब बात आती है, सिटीजनशिप, व्हाट्स योर सिटीजनशिप, देन वी ऑल राइट इंडियन। हम सभी जो है क्या लिखते हैं? इंडियन लिखते हैं। अब चाहे वो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मध्य प्रदेश से हो या जम्मू कश्मीर से हो या अरुणाचल प्रदेश से हो या लेह लद्दाख से हो, जो विद इन इंडियन टेरिटरीज रह रहा है, जो इंडिया की टेरिटरीज के अंदर रह रहा है, वो क्या है? इंडियन है। तो वी हैव सिंगल सिटीजनशिप प्रोविजंस। किसमें? इन यूनियन। यूनियन में हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप प्रोविजन होता है। इज दैट क्लियर? वी ऑल हैव सेम फ्लैग। हमारे पास एक ही झंडा होता है। वी ऑल हैव सेम नेशनल फ्लैग। जो नेशनल फ्लैग है हमारा, वो एक ही होता है, राइट? जैसे पूरे भारत का एक ही झंडा है और वो नेशनल फ्लैग है हमारा तिरंगा। इस तिरंगे के लिए हम किसी की जान ले भी सकते हैं और जरूरत पड़ जाए तो अपनी जान दे भी सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये सेम फ्लैग, सिंगल सिटीजनशिप और सच पीक्युलियर बॉन्ड, जिसको जो है ब्रोक नहीं किया जा सकता है किसी भी एंगल पर और किसी भी कीमत पर। तो ये है बेसिकली यूनियन। और यूनियन को जो है इसकी क्या, मैंने आपको बता ही दिया कि अपनी टेरिटरीज के अंदर राज्य की सीमाओं को निर्धारित कर सकता है, उसकी बाउंड्रीज जो है बना सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये क्या है? ये यूनियन है। इज दैट क्लियर? और यूनियन का इनफैक्ट हिंदी में मतलब क्या होता है? संघ। इज दैट क्लियर? यूनियन को हिंदी में क्या कहते हैं? संघ। क्लियर हो गया? अब इसको यहां से साफ कर दें। ओ शिट। यूनियन के बाद मैं जरा वो भी डिस्कस कर दूं, तभी तो समझ में आएगा। फेडरेशन। फेडरेशन क्या है? ये भी संघ है। अब कहेंगे सर यूनियन भी संघ है और हिंदी में देखा जाए तो फेडरेशन भी क्या है? एक संघ है। तो बेसिकली दोनों में अंतर क्या है? राइट? तो यहां पर जो फेडरेशन है, ये फेडरेशन बनता कैसे है? इसमें फेडरेशन बनता है टू और मोर देन टू। सोवरेन स्टेट्स। टू और मोर देन टू सोवरेन स्टेट। सोवरेन का मतलब समझते हैं? संप्रभु, मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र राज्य। दो या दो से अधिक जब स्वतंत्र राज्य मिल जाते हैं, इंडिपेंडेंट, राइट? तो जब दो या दो से अधिक सोवरेन स्टेट जब मिल जाते हैं, तो मिल करके वो क्या बना देते हैं? एक फेडरेशन बना देते हैं विद एन एग्रीमेंट। इनके बीच एक एग्रीमेंट हो जाता है, एक कंडीशंस हो जाती है, एक शर्त साइन हो जाती है कि दो या दो से जब अधिक संप्रभु राज्य, इंडिपेंडेंट स्टेट्स मीन सोवरेन स्टेट्स जब आपस में मिल करके एक संघ तैयार कर लेते हैं, तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है।
इससे अलग होने का प्रोसीजर्स बड़ा जटिल है, इससे भी अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रोसीजर है थोड़ा लेंदियस्ट प्रोसीजर है, राइट। बट हो सकते हैं इसमें, अगर प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाए, है थोड़ा सा डिफिकल्ट लेकिन लेंदियस्ट है। लेकिन एक कंडीशंस ऐसी होती है कि भाई हम एग्रीमेंट है हमारा, उस एग्रीमेंट को हम ब्रेक कर भी सकते हैं, राइट। तो उस ब्रेकिंग के तहत हम जो है अलग हो सकते हैं। वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो अलग नहीं हो सकते हैं। अब चूंकि ये सारे सोवरेन स्टेट्स हैं, ये सभी जो है क्या है, संप्रभु है, मतलब इंडिपेंडेंट है, तो ईच स्टेट हैव ओन लॉ, मतलब प्रत्येक स्टेट का एक अपना लॉ होगा, राइट। और जबकि हमारे यहाँ क्या है, पूरे इंडिया का एक ही कानून है। ईच स्टेट हैज ओन सुप्रीम कोर्ट, हर स्टेट का अपना सुप्रीम कोर्ट होगा। जबकि यूनियन में क्या है, यूनियन में क्या प्रोविजन है, यूनियन में प्रोविजन है कि हम जो है एक ही सुप्रीम कोर्ट है हमारा, राइट। तो यहां पर एक चीज आप रख ले, नोट कर लें, सोवरेन स्टेट्स में ईच स्टेट हैज ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ओन लॉ, ओन सुप्रीम कोर्ट, राइट। ये देखिए, चूंकि जब वो सोवरेन स्टेट है तो वो जरूरी थोड़ी है कि फेडरेशन के रूल को माने, राइट। वो फेडरेशन के लॉ को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारा स्टेट है, हम सोवरेन हैं, और बीइंग अ सोवरेन स्टेट वी हैव द राइट टू मेक आवर ओन लॉ। मतलब एक सोवरेन स्टेट होने के नाते हमारा ये अधिकार है कि हम अपने देश का, एक अपने राज्य का एक अलग अपना कानून बनाएं, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमारा अपना जो है कानून हो, हमारा अपना सुप्रीम कोर्ट हो। इवन देन और वी हैव द राइट टू ओन नेशनल फ्लैग, मतलब हमारे पास अपना जो है अपना नेशनल फ्लैग होगा, उनका अपना झंडा होगा राज्य का। जैसे कि आपने देखा होगा एज अमेरिका, जिसको हम यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये क्या है, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब फेडरल कंट्री है। और फेडरल में क्या है, यहां पर ये लगभग 50 सोवरेन स्टेट से मिलकर के बना है। तो जब 50 सोवरेन स्टेट से मिलकर के बना है तो यहां पर 50 फ्लैग भी हैं। आप फेडरल का एक फ्लैग अलग होगा, फेडरल फ्लैग अलग होगा, बाकी के जो 49-50 सोवरेन स्टेट्स मिले हैं, तो आप देखना कभी वहां की असेंबली में, अगर किसी भी तरह की कोई असेंबली यूएसए में होगी, तो वहां पर सबके अपने अपने फ्लैग होते हैं। डू यू नो दैट, पता है आपको? तो सबके अपने झंडे के होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि जो भी स्टेट्स उनमें मिले हुए हैं, किसमें, फेडरल में, वो फेडरेशन में जो को ज्वाइन किया है जिन्होंने, वो सब की सब सोवरेन स्टेट हैं। वो अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपना लॉ, अपना फ्लैग, अपना सुप्रीम कोर्ट, राइट, तो वो सब रखने का उनका अपना अधिकार है। वो फेडरेशन के लॉ को मानते हैं, लेकिन कहां पर, नाम मात्र का। इज दैट क्लियर? लेकिन वो एक अलग बात है कि इस फेडरेशन में बस ये एक पावर होती है कि जो 50 सोवरेन स्टेट हैं, अगर उनमें से किसी भी स्टेट पर किसी एक्सटर्नल पावर ने, किसी बाहरी शक्ति ने अगर अटैक कर दिया, तो उस अटैक को फेडरेशन पर किया गया अटैक माना जाएगा। मतलब यूएसए में किसी भी पार्ट में, यूएसए के किसी भी पार्ट में अगर रसिया कोई अटैक कर देता है, तो उसे जो है जो बाइडेन, जो हम अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उस पर जो है वो फेडरेशन पर अटैक मानते हुए उसको रिटेलिएट करेंगे, उसको जवाब देंगे। राइट? क्लियर? तो फेडरेशन समझ में आ गया। अब फेडरेशन के बाद है हमारा कॉन्फेडरेशन।
परिसंघ। देखिए अभी तक आपने संघ पढ़ा, संघ को यूनियन से भी समझा और फेडरेशन से भी समझा और कॉन्फेडरेशन से भी समझा। समझने की कोशिश करें। इसमें क्या है कॉन्फेडरेशन में? कॉन्फेडरेशन में 2 और मोर देन 2 सोवरेन स्टेट्स, डेफिनेशन वही है, 2 and more than 2 sovereign states join together without any agreement। उसमें क्या था? with the agreement, this one is without agreement। इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता है कॉन्फेडरेशन में। उसमें कंडीशंस होती थी, किसमें? फेडरेशन में एग्रीमेंट था। दिस इज विदाउट एग्रीमेंट, ये बिना किसी एग्रीमेंट के बनता है और इसमें बड़ी आसानी से इसमें प्रवेश करना भी आसान है और जितना प्रवेश करना आसान है उतना ही बाहर जाना भी इससे आसान है। कॉन्फेडरेशन चूंकि जब कोई एग्रीमेंट ही नहीं है तो वो क्या है? वो एक तरह का अलायंस है। अलायंस समझते हैं ना? वो एक तरह का, ये जो कॉन्फेडरेशन है ये एक तरह का अलायंस है कि 4 सोवरेन स्टेट्स मिल गए और मिल करके उन्होंने एक कॉन्फेडरेशन बना लिया। अब वो कॉन्फेडरेशन बनाने के बाद ये हुआ कि हम चारों में से यदि कोई किसी पर अटैक करता है एक्सटर्नल पावर, तो वो हम चारों पर अटैक माना जाएगा। इज दैट क्लियर? मतलब जैसे आप 3 फ्रेंड हो, इस समय 3 बैठे हो और 3 का मतलब ये है कि आप तीनों एक साथ हो, लेकिन आप तीनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन आप तीनों जाकर के रोड पर खड़े हो गए बाहर जाकर के, या तो अब उन तीनों में से, आप तीनों में से किसी एक को कोई एक्सटर्नल आकर के हिट कर दे या उसके साथ मिसबिहेव करने लगे, तो आप क्या मानते हैं कि वो आप तीनों पर किया गया अटैक है या आप तीनों के साथ किया गया एक मिसबिहेव है। और ये एक जो कॉन्फेडरेशन है, दिस इज नथिंग जस्ट अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जिसका कोई भी जो है क्या नहीं है, रिटन डॉक्यूमेंट्स या रिटन एग्रीमेंट नहीं है, अर्थात विदाउट एग्रीमेंट ये क्या है? कॉन्फेडरेट है, परिसंघ में है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? इफ देयर एनी डाउट्स? तो ये मतलब आपने यूनियन को समझ लिया, फेडरेशन समझ लिया और कॉन्फेडरेशन समझ लिया। इसमें भी जितने भी कॉन्फेडरेशन में होंगे सबका अपना अलग झंडा होगा, सबका अपना सुप्रीम कोर्ट होगा, सबका अपना लॉ होगा, सबका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सेम जैसा कि आपने फेडरेशन में पढ़ा था। इज दैट क्लियर? बिकॉज ऑफ दीज ऑल आर सोवरेन स्टेट्स, ये सभी सोवरेन हैं बट नॉट यूनियन, यूनियन में नहीं है, दैट्स वाई इनका अपना अपना है। और अगर यही यूनियन में होते तो फिर एक ही नेशनल फ्लैग होता, एक ही नेशनल एंथम होता, एक ही जो है सब कुछ होता, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी एक ही होता, सब कुछ एक ही होता। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर यूनियन, फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन में आपको जो है अंतर समझ में आ गया होगा और आर्टिकल 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, राइट? अब आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है, बात करता है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। मतलब आर्टिकल 2 में ये प्रोविजन है कि भारत में अर्थात इस यूनियन में कोई भी न्यू स्टेट, कोई भी न्यू स्टेट का मतलब यहां पर कोई भी न्यू सोवरेन स्टेट है, वो अगर भारत में मिलना चाहे तो ये प्रोविजन है आर्टिकल 2 में कि भारत उसे अपनी सीमा में मिला लेगा, राइट? जैसे कि सपोज करो आज नेपाल है, नेपाल अगर ये कहे, ये प्रपोजल दे
कि भाई हम भारत में जो है क्या होना चाहते हैं, हाँ विलय होना चाहते हैं, भारत से फिर मिलना चाहते हैं। हाँ, तो अगर नेपाल भारत में आता है तो हमारे पास आर्टिकल 2 में ये प्रोविजन है कि उसे हम भारत के में मिला लें, और हमारे उस यूनियन का मतलब फिर वही वर्ड्स बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यूनियन गवर्नमेंट इन द सेंस पार्लियामेंट हैज द सोल राइट, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो इसे जो है नेपाल को भारत में मिला ले। इसके लिए कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई विपक्ष नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं। इज दैट क्लियर? वो जो है भारत में जब चाहे मिला सकते हैं। हाँ, दैट इज अनदर थिंग, बिकॉज ऑफ वी हैव प्रैक्टिस फेडरल स्ट्रक्चर्स। फेडरल स्ट्रक्चर्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो संघीय ढांचा है, और संघीय ढांचा का ये मतलब होता है कि संघीय ढांचा में राज्य के और केंद्र की शक्तियां अलग अलग होती हैं। तो केंद्र चाहे तो सलाह भी, एडवाइस भी ले लेता है, वो एडवाइस ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। बाकी चूंकि ये जो है वी आर नंबर 1 लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट इन वर्ल्ड, हम दुनिया में सबसे बड़े एक लोकतंत्र हैं, तो लोकतंत्र में बातें तो तमाम तरह की होती रहती हैं। तो पक्ष विपक्ष दुनिया भर के जो शोर मचाते हैं मचाते रहेंगे, लेकिन यूनियन अपना काम कर जाएगा। यूनियन जब चाहे नेपाल को भारत में मिला ले या पाकिस्तान को भारत में मिला ले। इज दैट क्लियर? तो यहां पर प्रोविजन है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स का। इज दैट क्लियर? आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि यूनियन हैज सोल राइट टू चेंज इट्स बाउंड्रीज, नेम और मेक न्यू स्टेट्स। ये जो है यहां पर चेंज द बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, नेम एटसेट्रा। जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बात करता है, यहां पर वो एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स है, यहां पर एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं। जैसे एग्जिस्टिंग स्टेट्स मतलब यूपी है हमारा, यूपी को अगर यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो इसको एक छोटा टुकड़ा और करके एक नया राज्य भी बना सकता है। उसका नामकरण क्या होगा, कैसे नाम किया जाएगा, वो जो है पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, राइट? तो पार्लियामेंट हैज द राइट टू डिसाइड द नेम एंड डिसाइड इट्स बाउंड्रीज विद इन इंडियन टेरिटरीज इन एग्जिस्टिंग स्टेट्स। जो इंडियन टेरिटरीज में एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके नाम, उनकी सीमाएं वो चेंज करने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। इज दैट क्लियर? तो इफ देयर एनी डाउट, मैं कह रहा हूं बस यूनियन में एक सबसे बड़ी चीज है, विद इन इंडियन टेरिटरीज यूनियन हैज द राइट, यूनियन इन द सेंस पार्लियामेंट हैज द राइट टू डिसाइड इट्स बाउंड्रीज एंड बाउंड्रीज नेम। मतलब पार्लियामेंट को ये पावर है, और कैसे? विदाउट यूजिंग आर्टिकल 368। मतलब जरूरी नहीं वो 368 का इस्तेमाल करेगा, यहां पर कोई 368 का यूज नहीं हो रहा है। जस्ट सिंपल मेजॉरिटी से हमारे पास 2 सदन हैं। कौन कौन से? अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस या लोअर हाउस में किसी भी हाउस में जाकर के एक बिल देना है, बिल पेश करना है और उसे पास कराना है। बिल पेश करना है और पास कराना है। तो विद इन सिंपल मेजॉरिटी, बिल्कुल सिंपल मेजॉरिटी से इसको जो है हम इनके राज्य की सीमाएं और एडमिशन ले सकते हैं किसी नए स्टेट का भी, और विद इन टेरिटरीज उनकी सीमाएं और उनके नाम डिसाइड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे कि अभी आप कल भी चर्चा कर रहे थे लास्ट क्लास में, आज भी आपने अभी कहा, तो जैसे कि अगर पार्लियामेंट को लगे कि नोएडा को दिल्ली में मिला लेना चाहिए, तो पार्लियामेंट हैज द राइट
पार्लियामेंट के पास राइट है, वो जब चाहे जब इसको दिल्ली में मिला दे, राइट, या दिल्ली को और छोटा कर ले। इज दैट क्लियर? तो ये सारी शक्तियां कहां पर है? यूनियन में ही है। इज दैट क्लियर? या वो बिहार की सीमा को छोटा बड़ा कर दे, जैसे बिहार की सीमा को छोटा बड़ा किया, छोटा किया नहीं गया, बिहार से ही उत्तराखंड वो झारखंड, बिहार से झारखंड बांट दिया, यूपी से उत्तराखंड बांट दिया, और मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ अलग कर दिया और मध्य प्रदेश अलग कर दिया। तो ये पावर कहां से एक्सरसाइज हुई? पार्लियामेंट से। और पार्लियामेंट ने ये काम कैसे किया? विदाउट यूजिंग आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर? तो आर्टिकल 3 आपका क्लियर हो गया। और ये है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के प्रोविजन में, आर्टिकल 2 और 3 के प्रोविजन में, अब 2 और 3 का प्रोविजन क्या था? 2 का प्रोविजन ये था कि एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, किसी भी न्यू स्टेट को यूनियन अर्थात पार्लियामेंट चाहे तो वो क्या कर सकती है? अपने राज्य में मिला सकती है। और 3 में क्या था? जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनकी सीमाएं और उनका नाम बदल सकती है, बाउंड्रीज एंड नेम चेंज कर सकती है। कौन कर सकती है? यूनियन। यूनियन इन द सेंस यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार, और संघ सरकार से यहां पर संबंध है हमारा पार्लियामेंट से। तो ये दोनों प्रोविजंस के प्रकरण में आर्टिकल 368 का यूज करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात आर्टिकल 4 यही कहता है कि पार्लियामेंट ये दोनों काम 2 और 3 के प्रोविजन में कर सकती है। कैसे? विदाउट यूजिंग आर्टिकल 368, बिना 368 के यूज के ये काम सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। इज दैट क्लियर?